नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और ऐसा लगता है कि ये 27 साल का वनवास जो है अब भारतीय जनता पार्टी दोहराना नहीं चाहती। इसी वजह से जितने प्रतिद्वंदी हैं, जितने मुकाबले के दल हैं, उनको खत्म कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब जैसे हरियाणा में, जैसे केंद्र में, जैसे गुजरात में और जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, उसी तरह अब दिल्ली की गद्दी हाथ में आ गई है तो वह किसी भी सूरत में जानी नहीं चाहिए। इसके लिए फिर अपने प्रतिद्वंदी की, अपने ओपोनेंट की, किसी भी नेता की अगर जेल भी हो तो भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज भी नहीं है। अब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जा रही हैं सदन में। 2 रिपोर्ट आ चुकी है और आज दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि करीब 14 रिपोर्टें हैं, 2 आ चुकी है, बाकी आनी बाकी है और जब ये रिपोर्ट आएगी तो मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, आतिशी सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की है, ये सब नपेंगे, जेल जाएंगे। मतलब बंदोबस्त हो चुका है जेल भेजने का। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल होके आ चुके हैं और अब एक बार फिर से शायद यही कहानी दोहराई जाएगी। बीजेपी किसी भी मूड में नहीं है आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को बकसने की। यही वजह है कि सीएजी की रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट्स केवल ऑडिट मात्र होती है। सीएजी की रिपोर्ट यह नहीं बता सकती है कि यह घोटाला हुआ है या नहीं। वो ये बता सकती है कि जो पैसा आया वो कैसे यूज हुआ और उसको कैसे यूज होना चाहिए था और इससे राजस्व का कितना नुकसान हुआ होगा। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर तो बीजेपी के केंद्र में सत्ता में आने से पहले 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जितना बवाल मचा था और तमाम नेता जेल में गए थे, सबको पता है कि अब उस 2G रिपोर्ट का, उस कोलगेट घोटाले का क्या हश्र हुआ है। लेकिन यही सीएजी की रिपोर्ट है जो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए गले की फांस बन सकती है और बीजेपी के लिए आगे का रास्ता, सत्ता में बना रहने का रास्ता। हालांकि अभी तो 27 साल बाद सत्ता में आई है, लेकिन शुरुआत अभी से हो गई है रास्ता अपना प्रशस्त करने का। देश के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक रहे हैं अलग अलग अखबारों में, धर्मपाल धनखड़ साहब हमारे साथ हैं, देश की राजनीति को पहचानते हैं और निर्भीक निष्पक्ष टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। धर्मपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मपाल जी, निपटा देनी चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को? रिपोर्ट पे रिपोर्ट, और अब तो दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है कि कम से कम 12 रिपोर्टें और हैं जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें हेल्थ भी है। तमाम वो विभाग हैं जिनमें फंसाया जा सकता है। देखिए, स्कूलों को लेके आम आदमी पार्टी के दावे थे, हेल्थ को लेके आम आदमी पार्टी के दावे थे और अब इसमें भी शायद ये ग्रैंड लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदीप, सीएजी की रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय हो सकती है या होती है, इसके बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीजेपी के केंद्र में सत्ता में आने से पहले जी विनोद राय सीएजी होते थे जी और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट कोयला आवंटन घोटाला जो है, एक तरह से घोटाले बताए जी और वो केवल अजम्पशन थी। उसको लेकर के जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाया था और पूरी मनमोहन सिंह की सरकार को, यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक भ्रष्ट सरकार की छवि बीजेपी के प्रचार तंत्र ने बना दी। जी वही काम अब भी बीजेपी का प्रचार तंत्र करने में लगा हुआ है। वही काम अब दिल्ली में हो रहा है।
दिल्ली में लीकर घोटाला बताया जा रहा है, लीकर घोटाले को जिस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, सीएजी की रिपोर्ट उसमें बताई गई है, इसी तरीके से जो है वो अ, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के भी बात हो रही है, इसी तरह से जी स्कूलों को लेकर के भी बात हो रही है, इसी तरह से बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए जो पैसा आया, उसको खर्चा ही नहीं करा। बहुत जी सारी कैग रिपोर्ट इस तरह की हैं और अब दिल्ली के नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या कभी सीएजी की रिपोर्ट पर किसी को सजा हुई है? आज तक कोई ऐसा उदाहरण देश में मौजूद नहीं है, जिससे सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सजा हो। सीएजी की रिपोर्ट एक राजनीतिक हथकंडा बना दी गई। अब यदि सीएजी की रिपोर्ट की बात हो रही है, जहां दिल्ली के लिए इतना लंबा-चौड़ा हल्ला मचा रखा है, पूरा हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखा है, पार्टी ने कर रखा है। तो मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा पिछले साल की कैग की रिपोर्ट में 27.6 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी, जो मरीजों को नहीं दी गई। ये है उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार कहा जाता है, कि वहाँ तो कोई क गलती हो ही नहीं सकती। तो कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि 27.6 करोड़ रुपए की दवाइयाँ एक्सपायर हो गई, जो मरीजों को दी ही नहीं गई। ये और इसी बड़ा रिपोर्ट आंकड़ा है धनखड़ सर, है ये बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह से आप देखेंगे तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो है एम्बुलेंस सेवा दी गई और एम्बुलेंस सेवा ने क्या किया है कि 148 पुरुष मरीजों को, ये भी कैग की रिपोर्ट में बताया गया है, महिला अस्पतालों में भी छोड़ दिया ले जाकर जी के। ये भी एक आंकड़ा है मतलब। और जो किलोमीटर स्कीम फलाना ढमकाना, उसमें तो बहुत सारा घपला है ही है। अस्पतालों में जो है वो जो यूपी के अस्पतालों की बात कर रहा हूं मैं, वहां बड़ी संख्या में 38 38% डॉक्टरों की कमी थी और 46% जो है नर्सिंग की कमी, नर्सिंग कम पाई गई। तो सीएजी की रिपोर्ट है, उसने बता दिया। लेकिन उस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे क्या यूपी सरकार ने कोई कार्रवाई की? क्या अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं की। क्या अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं की। इसी तरह से पिछले साल की हरियाणा की सीएजी की रिपोर्ट में हरियाणा सरकार के वन विभाग में पेड़ों की कटाई को लेकर के सवाल उठाया गया था और पेड़ काटने पर काफी पैसा वसूला भी गया, लेकिन 222 मामले ऐसे थे जिनको बाहर की बाहर निपटा दिया। जी ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और 1125 हेक्टेयर वन भूमि जो है वो अवैध कब्जे थे उन पे, लेकिन जो अवैध कब्जे का सर्वे किया गया उसमें केवल 108 एकड़ हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा बताया, वन भूमि। आप धर्मपाल जी वो आंकड़े दे रहे हैं जो जो आज तक शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं आजकल, तो उसके तमाम नाम हो गए हैं, गोदी मीडिया फलाना मीडिया, और कभी उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। ये एक निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार की पहचान है कि जब बोलते हैं तो वो फिर सारे भेद खोलते हैं, सारे रहस्य खोलते हैं, और उसके बाद फिर जो पर चीजें सामने आती हैं अभी आगे वो। बताता हूँ जी कि हरियाणा सरकार ने, वन विभाग ने चौकीदार चौकीदारों की नियुक्ति पर जो है खर्चा दिखाया करीब 2 करोड़ कुछ लाख का। लेकिन कितने चौकीदार नियुक्त किए गए, उन चौकीदारों का कोई रिकॉर्ड जी वन विभाग में नहीं मिला था। इसे चौकीदार घोटाला कहा गया। इसी तरह से मैं एमपी सरकार का बताता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार में मध्य प्रदेश की सरकार में 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला हुआ। यह सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से गलत तरीके से दोस्तों 1 करोड़ रुपए के
इनाम की जी राशि विद्युत वितरण कंपनियों की कर्मचारियों को दे दी गई, जिन्होंने पूरा डाटा ही नहीं दिया, वो सही आंकड़ा ही नहीं दिया कि उन्होंने इनाम के लायक काम किया था या एवं ही अपनों को दे दिया। जी तो सीएजी की रिपोर्ट पर अगर बात करते हैं तो पूरे देश में अभी केंद्र सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, जब नितिन गडकरी के रोड विभाग में। ट्रांसपोर्ट के मामले जी में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, उनकी बड़ी अच्छी छवि थी। तो सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि इतने किलोमीटर की सड़क, यानी इतने करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क पड़ी। ये जी द्वारका द्वारका एक्सप्रेस एक्सप्रेस। वे की बात हुई। जी 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 तो सीएजी की रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, और जब सीएजी की रिपोर्ट को बीजेपी या सत्ता में बैठी सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसका औचित्य क्या है? अब दिल्ली में जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 दशक बाद सरकार में आई है, तो वो चाहती है कि दूसरी पार्टियां जो उसके मुकाबले में है उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। यही जी राज्य केंद्र के स्तर पे भी चलता रहा है, और ये हमारी सरकारों की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, कि उन्होंने पहले नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत। रहित भारत, जी फिर आ गया कांग्रेस रहित भारत का नारा बदल करके हो गया विपक्ष रहित भारत। जी लेकिन सही मायने में वो न विपक्ष को खत्म कर पाए न कांग्रेस को खत्म कर पाए। अभी तक तो स्थिति ये है कि पिछले 10-11 साल में ये जरूर है कि विपक्ष, बेशक विपक्ष के इस बार सांसद ज्यादा आ गए हैं जीत करके, लेकिन स्थिति वही है जो पिछले साल पिछले सेशन में थी, पिछले 5 साल रही, वही स्थिति अब है संसद में। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, और ये राष्ट्रीय पार्टी एक तरफ जहां दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को खत्म करने पर, उसका अस्तित्व उखाड़ने पर लगी हुई है, वहीं ये क्षेत्रीय दलों को और उसके छत्रपों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो खतरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि छत्रप जो है उनकी छाया में आ जाए, और विपक्ष के पास केवल एक नेशनल पार्टी जिसको कांग्रेस कहते हैं वो रह जाए, यानी एक दलीय शासन प्रणाली हिंदुस्तान में बना देने की तरफ बढ़ना चाहती है। उनकी मंशा यही है कि एक दलीय शासन प्रणाली, आपने लोकतंत्र। विपक्ष का जिक्र किया, धर्मपाल धर्मपाल जी, आपने विपक्ष का जिक्र किया, इसमें ये एक सवाल जरूर जुड़ेगा कि सीएजी की रिपोर्ट को लेके जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सीएजी की रिपोर्ट ही थी जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने, हम कह सकते हैं, क्योंकि कोलगेट घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तमाम चीजें थी। तो सीएजी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं परसेप्शन डेवलप करने में एक एक अहम भूमिका निभाती है कि कौन सी सरकार कैसा काम कर रही थी। उसमें भले ही कुछ आए कुछ ना आए, कुछ सजाए हो ना हो, लेकिन अगर सीएजी की रिपोर्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी इतनी एग्रेसिव आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है, तो जितने आंकड़े आपने चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे हरियाणा के और चाहे केंद्र के आपने इस समय किसी दिए भी हैं, राज्य में जाकर तो के आप देख सकते हैं, ये आंकड़े सत्य हैं जी, और पब्लिक तो डोमेन पे जितने उपलब्ध आंकड़े है। अभी अभी आपने दिए, ये विपक्ष कर क्या रहा है? जब जब बीजेपी अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट को मुद्दा बना सकती है, तो विपक्ष के पास तो हम कह सकते हैं कि मुद्दा सीएजी की रिपोर्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन शायद ड्राइंग रूम की राजनीति से आगे कोई भी विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तो जीवन ही निकल गया ड्राइंग रूम की राजनीति करते हुए। ये सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? जैसे आप जैसे निर्भीक, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार तो ये सारी बातें बोल देते हैं टीवी पे आके, अखबारों में लेख लिख के, लेकिन क्या विपक्ष के पास ये मुद्दे नहीं है क्या, धनखड़ जी? विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं की ज्यादातर की फाइल सरकार के पास ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है।
इसको एक बार दोहराए और विस्तार से बताएं धनखड़ जी। प्रदीप, विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सबके ऊपर या तो भ्रष्टाचार के आरोप में केसेस चल रही हैं, जी घोटालों के आरोप लगे हैं, ज्यादातर के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ज्यादातर के खिलाफ केसेस में तब कार्रवाई आती है जब चुनाव तेजी में आती है, जब चुनाव होता है। जी अब आप मुझे बताइए कि 2012-14 के बाद जितने नेता बीजेपी में शामिल हुए अन्य पार्टियों के, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, वो किस कारण से शामिल? जी उनमें मुख्य कारण एक से एक भ्रष्ट नेता, वो बीजेपी में जाकर के पाक साफ हो गए। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे, अजीत पवार का उदाहरण, प्रधानमंत्री एक हफ्ता पहले अजीत पवार को बहुत बड़ा घोटालेबाज कहते हैं मध्य प्रदेश में एक रैली करते हुए, जी और एक सप्ताह बाद अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल होकर के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री है उन्होंने तो ये तक कहा था कि चक्की पीसिंग पीसिंग, लेकिन वो चक्की पीसिंग नहीं, अब तो वो मुख्य मुख्य उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है वो प्रदेश में बागडोर संभाल रहे, बराबर में बैठते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी का कोई आदर्श नहीं है कि वो भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं करती या भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। बीजेपी भी वैसी ही पार्टी है जैसी देश की अन्य पार्टियां हैं। बस ये है कि इनके पास संगठन मजबूत हो गया, पैसा भारी मात्रा में आ गया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हो चाहे दूसरे कारणों से हो। अब पैसा बहुत है बीजेपी के पास, पैसे की कमी नहीं है। और जितने भ्रष्ट नेता थे मैक्सिमम या तो आ चुके हैं या जो बाहर बचे हैं दूसरी पार्टियों में बचे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच की तलवार लटकी। इसलिए विपक्षी नेता चाहे वो हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो चाहे आपका बंगाल में हो चाहे बिहार और यूपी में हो, वो कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सब लोग चुप है, मौन है। ऐसी स्थिति में जनता बिना नेतृत्व के अभी तक आगे नहीं आ पा रही है। आप जी देखेंगे कि 2012 के बाद जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ, निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में स्वतःस्फूर्त भीड़ थोड़ी थी, वो जी बाकायदा मोबिलाइज की गई थी। बड़े आसान तरीके से उसके पीछे सारे संघ के संगठन थे और संघ के सैकड़ों संगठन जिनके हम नाम भी नहीं गिनवा सकते, और वो विभिन्न तबकों में अपना काम कर रहे होते हैं। वो हाँ, अन्ना पूरी आंदोलन में पार्टियों भी नाम आया। है जी। अन्ना आंदोलन हाँ, के दौरान भी बड़ी भूमिका में अन्ना आंदोलन में भी वही थे और रामदेव के आंदोलन में भी वही लोग। अन्ना आंदोलन में तो ये भी हुआ था कि वामपंथी जो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहते हैं जी वो भी शामिल हो गए। तो क्योंकि वो भी ये नहीं पता कर पाए कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। तो इस तरह की छवि गढ़ने और छवि बिगाड़ने, अब राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए कितने करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया जो है वो बीजेपी का आईटी सेल या बीजेपी फूंक चुकी है और पूरा आईटी सेल उसमें लगा रहा है। लेकिन आखिर पप्पू कहाँ साबित हो रही? अब सवाल इस बात का है प्रदीप कि आप सीएजी की रिपोर्ट को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि पूरे देश में आज तक कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर किसी नेता को, किसी अधिकारी को सजा हुई। नहीं बता पाए। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल तो धनखड़ जी सबसे बड़ा यही है कि सीएजी ने ऑडिट किया, अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि इतना इतना नुकसान, अगर ये पॉलिसी इस तरह से लागू हुई है तो इससे इतना नुकसान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, कुछ भी करती रहे,
ये अलग बात है, वो अपने विपक्षियों को, विरोधियों को जो है नेस्तो नाबूद करे, वो उसका राजनीतिक मामला है। लेकिन जी जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो निश्चित तौर पे एक जांच तो होनी चाहिए कि अगर भाई अगर ये पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हुई है तो लोगों का नुकसान भी हुआ होगा। आखिर वही में तो वही तो कह पैसा रहा तो हूं। लोगों की जेब जेब से जाता ही है, और जब लोगों की जेब से ये जाता है तो ये निश्चित तौर ये पे जब जांच और केस दर्ज उनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात होती है, तब चूज एंड पिक पॉलिसी इस्तेमाल होती है कि जी चूज किया जाता है कि इसके खिलाफ करेंगे, इसके खिलाफ नहीं करेंगे। ये अपना आदमी है, ये पराया आदमी है, इसके खिलाफ होना चाहिए, ये दूसरी पार्टी का है। अपनी पार्टी के नेता और अपनी पार्टी के समय में हुए घोटालों पर कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं करेंगे, किसी के हाँ, खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। राजनीतिक लाभ के लिए भी कई बार विपक्षियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले वो शीला दीक्षित के तमाम कागज दिखाते थे पब्लिक के सामने, लेकिन जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने वो भूल गए कि वो उन्होंने कभी कागज दिखाए भी थे। जी, यही बातें होती हैं। राजनीति में परसेप्शन बनाया जाता है झूठ के आधार पर, जी और जब तक उस झूठ की पोल खुलती है तब तक वो राज भी भोग चुके होते हैं, सत्ता भोग चुके होते हैं। जैसे केजरीवाल के झूठ की पोल जो है खुली, तब तक वो सत्ता पर काबिज हो चुका था। जी बीजेपी के झूठ की पोल खुलती है तो वो पिछले 10 साल से सत्ता पर केंद्र में काबिज है और विभिन्न राज्यों में काबिज है। 10 साल से नहीं, राज्यों में तो 20-20, 25-25 साल से भी काबिज है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि झूठ फैलाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है, और जब तक उस झूठ की पोल खुलती है तब तक वो आरोपी जो है वो सत्ता भोगने में व्यस्त है, सत्ता पर कब्जा कर चुका होता है और सत्ता भोग रहा है। तो एक और ऐसे में सवाल है, राजनीतिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। कुछ कुछ जगह पे किसी को अपना बना लिया जाता है और उसी अपने को कुछ जगह पे जो है वो विपक्षी बना दिया जाता है। मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि जी आम आदमी पार्टी तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हुई है, चाहे वो हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने में एक अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की भी रही है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को जहां जहां जितनी वोट मिली है, कांग्रेस पार्टी उतनी वोट से वो सीट हारी है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते आते रह गई। एक बात गुजरात में देखिए, आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ, तो इसका नुकसान सीधे तौर पे कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में तो दिल्ली अपने आप में उदाहरण है। जी दिल्ली आप अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जितना उभार हुआ उतना कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ। तो जी ये ठीक है, आम आदमी पार्टी भी अपने स्वार्थ में चलती है और दूसरी पार्टियां, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों का अपने स्वार्थ में इस्तेमाल भी करती जी हैं। मायावती का उदाहरण लीजिए, मायावती चुप है। क्यों भाई? आज एक कांड हरियाणा में सामने आया था, दलित को एक वीडियो वायरल हुआ है, एक दलित की पिटाई विटाई करते हुए, सार्वजनिक पिटाई करते हुए, कपड़े उतार के पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन मायावती चुप है। जी कितने ही कांड हुए हैं, सब में मायावती चुप है। क्यों चुप है भाई? क्योंकि मायावती पर अरबों रुपए का घोटाले के मामले चल रहे हैं और अब मायावती चुप बैठी है। उसको अपना धन भी सुरक्षित चाहिए और अपना तन भी, ताकि उसको जेल ना जाना पड़े। जी इसलिए वो हर चुनाव में बीजेपी के हिसाब से काम करती है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहे, उन पर ये जी आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी के हिसाब से ही अपने कैंडिडेट उतार। तो इस तरह राजनीति में जैसे निर्दलियों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही छोटी पार्टियों का, छोटे दलों का इस्तेमाल बड़ी पार्टियां करती हैं। तो वहां जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल किया गया, दूसरी पार्टी को रोका गया, अब सिद्धांतिक रूप से देखें तो हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी आम आदमी पार्टी को भी है, और जो जीता वो सिकंदर। तो लेकिन उसके पीछे रणनीति होती है, और रणनीति यही होती है कि भाई
अगर अमुक को हराना है तो अमुक को उसके बराबर में खड़ा करना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा जी। और उनका समझौता नहीं होने देना। जैसे केजरीवाल और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा को लेकर के समझौता हो रहा था और लोकसभा चुनाव में रहा भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ? जी। आम आदमी उससे पहले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से जमानत दी गई, जी। जिसकी संभावना बहुत कम थी, लेकिन अचानक हो गई। तो इसके पीछे भी लोग, किसी ने की कोई ना कोई साजिश, कोई संकेत देख रहे हैं और देखा भी, हाँ, और राजनीतिक परिणाम चाल भी के ये तौर हुआ। पे इसको महसूस किया, क्योंकि कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और लोगों को आकर्षित या भीड़ उनकी जनसभाओं में अन्य नेताओं से ज्यादा पहुंचने लगी थी, तो हेडलाइंस में रोजाना राहुल गांधी आने लगे, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए केजरीवाल को लाया गया और केजरीवाल ने आते ही दो तीन बातें ऐसी कही थी कि नरेंद्र मोदी जो है 2025 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और इसी तरह की कई सारी बातें कही, तो पूरा ध्यान जो है वो राहुल गांधी से हटके केजरीवाल पे आ गया था। तो प्रदीप, ये परसेप्शन का खेल है। चुनाव अब पूरी तरह से परसेप्शन का खेल हो चुका है। जी। झूठा, गलत, मनगढ़ंत जो कुछ भी है, जिस तरह से के भी परसेप्शन मीडिया के द्वारा पेश किए जाते हैं, उससे जनता प्रभावित होती है। मीडिया में मैं अकेले इसको नहीं मानता हूँ। यूट्यूबर्स का भी एक सोशल मीडिया भी है, वो भी अपने तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो और मीडिया जो है वो पूरी तरह से आज, हिंदुस्तानी मीडिया के बारे में मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि वो धन के साथ संचालित है। जी। जहां से उसको धन मिलता है उसी हिसाब से वो चलता है। उसको सत्य से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, सही मायने। मीडिया मीडिया का हाल तो सबने देखा है, लेकिन धर्मपाल सर, मेरा आखिरी सवाल वापस उसी मुद्दे पे आते हैं जिससे शुरुआत की थी। जी। क्या आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को उतना ही खत्म करेगी जितनी उसकी आवश्यकता है। जी। जिस दिन चाहेगी आम आदमी पार्टी को उतना ही उभारेगी। जी। ये खत्म करना और ये सब करना, ये कहानियां बनाते रहेंगे। अभी 5 साल पड़े हैं। जी। अब अगला चुनाव आएगा, उससे पहले देखा जाएगा कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी हिसाब से उनको उतनी छूट दे दी जाती है। बड़ी तो महत्वपूर्ण ऐसा बात नहीं। कही है, आम आदमी पार्टी को सिर्फ उतना खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी जितनी उसकी जरूरत है। बाकी चुनाव जब नजदीक आएंगे तब देखा जाएगा कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये रिपोर्ट जो आई है दैनिक भास्कर अखबार में, इससे ये लगता है कि शायद अब आगे लगातार राज में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में 27 साल बाद आने के तुरंत बाद अब अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा? धर्मपाल धनखड़ जी की टिप्पणी, विश्लेषण और विवेचना आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी? धर्मपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।